राजस्थान और देश भर में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है और ये लंबे वर्षों से है। हमारे बीच में आज आरक्षण के मामलों के, प्रशासनिक मामलों के और विशेष रूप से सरकारी भर्तियों में किस तरीके से आरक्षण का प्रावधान है, उन सब चीज़ों के विशेष जानकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे सम्मानित श्री जस्साराम जी चौधरी साहब हैं। सर, ओबीसी आरक्षण को लेकर एक लंबी बहस चल रही है। कहीं पर सुनने के बराबर है, कहीं पर कुछ अलग क्लास के लोग उसको लाभ उठा रहे हैं, कहीं पर भूतपूर्व सैनिकों का पूरा कोटा जा रहा है। तो एक तरह से पूरा मसला क्या है, क्या प्रोविज़न है और वास्तविकता क्या है। आज हज़ारों लाखों युवा बेरोज़गार जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी कोई चूक है या जो भी सच्चाई है उससे आप अवगत करवाएं सर। धन्यवाद। ये बात सही है कि अभी पिछले कुछ दिनों से ओबीसी आरक्षण को लेकर के कुछ बिंदु विवाद के आ रहे हैं जी। मुख्यतः उसमें दो बिंदु है। एक कि जो भी विज्ञप्ति जारी होती है, चाहे वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से हो, उसमें कतिपय सेवाओं में ओबीसी का जो आरक्षण है वो शून्य दर्शा दिया जाता है। ये जो हो रहा है, ये संबंधित सेवा का जो प्रशासनिक विभाग है उसके द्वारा जो रिक्तियों की गणना और फिर उसमें सोशल कैटेगरी वाइज जो वर्गीकरण किया जाता है, उसमें जो सही प्रावधानों का सही निर्वचन करने में या उनके समझने में कमी की वजह से हो रहा है। मैं थोड़ा सा आरक्षण का बैकग्राउंड समझा दूं जी। संविधान ने आरक्षण की प्रावधान करने के लिए एग्जीक्यूटिव को यानी सरकारों को छूट दी हुई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत पहले से, शुरुआत से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 1952 से आरक्षण लागू है। उसके पश्चात 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई जी। और तत्पश्चात राज्य सरकार ने अपने स्तर पर एमबीसी के लिए अलग से व्यवस्था की है और अब एक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो इन चारों कैटेगरी से अलग हैं, यानी जो जिनको अपन ओपन कैटेगरी कहें या सामान्य भाषा में सामान्य वर्ग जिनको कहा जाता है, उनमें से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि एससी एसटी का आरक्षण उनकी जो पॉपुलेशन है, जो केंद्र सरकार में आरक्षण है, वो भारत सरकार की पॉपुलेशन में उनका जो प्रतिनिधित्व है यानी उनका जो प्रतिशत है उसके समानुपातिक आधार पर आरक्षण किया गया है और राजस्थान में राजस्थान की जो उस जनसंख्या है उसके आधार पर किया गया है। आज की स्थिति की बात करें तो वो स्थिति ये है कि राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के लिए 16% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 12% आरक्षण है, ओबीसी के लिए 21% आरक्षण है। बेशक ओबीसी की पॉपुलेशन हो सकता है 50% से भी ज़्यादा हो, जैसा कहा जाता है कि 54% है, कोई 56 बताता है, लेकिन हमारे पास आज की तारीख में इसके ऑथेंटिक डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये तयशुदा है कि 50% से ज़्यादा है। और उनके लिए आरक्षण चूंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होने का एक लक्ष्मण रेखा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित थी, तो राज्य सरकार के पास 16% और 12%, ये 28% एससी और एसटी को देने के बाद केवल 21% से बचता था जो ओबीसी को दे दिया गया, जिससे 50% की जो लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर रहते हुए आरक्षण की व्यवस्था हुई। अब यद्यपि ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण किया गया उसके बाद उस लक्ष्मण रेखा को आगे लांघ दिया गया है और उसी तर्ज पर अब 5% एमबीसी का भी है। तो राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान में कुल 64% आरक्षण है और 36% ओपन कैटेगरी है। इसमें एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं कि ये जो 36% है जी,
ये ओपन कैटेगरी है, ये जनरल कैटेगरी नहीं है। सामान्य तौर पे इसको जनरल कैटेगरी के लिए पदों को मान लिया जाता है जी। ये मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी है। इस ओपन 36% में चाहे कोई किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करने वाला है, यस सर, चाहे वो महिला है, पुरुष है, दिव्यांग है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जो इस 36% वाले ब्रैकेट में मेरिट के आधार पे आता है तो वो ओपन कैटेगरी का ही कैंडिडेट कहलाएगा और ओपन कैटेगरी का ही पद वो कंज्यूम करेगा। वो अपनी संबंधित कैटेगरी का पद कंज्यूम नहीं करेगा। ये है वर्टिकल आरक्षण, जिसको हम लंबवत आरक्षण कहते हैं। दूसरा आरक्षण है हॉरिजेंटल, जिसको क्षैतिज आरक्षण भी हिंदी में कहा जाता है। जो हॉरिजेंटल है वो विद इन दैट सोशल कैटेगरी, उसमें फिर स्पेशल कैटेगरीज के लिए ये हॉरिजेंटल आरक्षण होता है। सबसे पहले हॉरिजेंटल आरक्षण जो किया गया वो विशिष्ट योग्यजन, जिनको हम दिव्यांग भी कहते हैं, उनके लिए किया गया। फिर स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए किया गया, फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी किया गया और उसके बाद में महिलाओं के लिए किया गया है। तो ये हॉरिजेंटल आरक्षण है, महिलाओं के लिए आरक्षण है। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% 12.5% आरक्षण है और भूतपूर्व नहीं ये सॉरी जो विशिष्ट जन है इनके लिए 5% और 2% स्पोर्ट्स उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। इस तरह से उनका ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का अर्थ ये होता है कि ये आरक्षण जो कैंडिडेट अपने मेरिट के आधार पर इस कैटेगरी की लिमिट में स्टैंड करता है तो वो अपने सोशल कैटेगरी के लिए जो आरक्षित पद है उसके विरुद्ध उसका चयन और नियुक्ति होती है। ये व्यवस्था शुरू से चली आ रही थी। अब सवाल ये आता है कि क्यों तो ओबीसी के लिए शून्य पद दर्शा दिए जाते हैं जी, और क्यों भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि ओबीसी के लिए या तो पद ही नहीं रहता है और पद होते हैं तो वो सारे के सारे भूतपूर्व सैनिकों के उसमें चले जाते हैं और ओबीसी का जो सामान्य युवा है उसके लिए एक भी पद उपलब्ध नहीं रहता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आज की तारीख में जिस तरह का जो युवा आंदोलनरत है और जो बड़ी समस्या है वो ये है कि उनके लिए पद उपलब्ध ही नहीं है। पहली बात तो वर्तमान में थोड़ा सा रोजगार का अवसरों की भी कमी चल रही है और उसके बाद यदि ओबीसी एमबीसी कैटेगरी के युवाओं को बिल्कुल ही यदि एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो उनमें इस बात को लेकर के नाराजगी होना, असंतोष होना और आक्रोश होना स्वाभाविक चीज़ है। तो पहले मैं इस पॉइंट को एड्रेस करना चाहता हूं कि शून्य ओबीसी का कैसे दर्शा दिया जाता है। दरअसल में राजस्थान सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने के लिए 20 नवंबर 1997 को एक अधिसूचना जारी की। उस नवंबर 1997 की अधिसूचना का मूल आधार था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.के. सब्बरवाल बनाम राज्य केंद्र यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिया गया फरवरी 1995 का निर्णय। उस निर्णय में बहुत सारे मूलभूत सिद्धांत तय किए गए। उसमें एक ये था कि जो आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अभ्यर्थी यदि मेरिट के आधार पर वो ओपन कैटेगरी के लिए जो पद उपलब्ध है, जो ओपन कैटेगरी का लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उससे ऊपर यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी के, चाहे वो वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है, यदि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ ओपन कैटेगरी उससे ऊपर मेरिट में स्टैंड करता है तो आरक्षित श्रेणी का होते हुए भी वो ओपन कैटेगरी के पद विरुद्ध ही चयनित भी होगा और नियुक्ति भी उसकी होगी। दूसरी चीज,
इस तरह से ओपन कैटेगरी के विरुद्ध चयनित और नियुक्त किए गए कर्मचारी को भविष्य में चाहे पदोन्नति के लिए या आगे और भर्तियों के लिए जब रिक्तियों का निर्धारण होता है, तो रिक्तियों के निर्धारण के वक्त किस कैटेगरी के कितने ऑलरेडी कार्यरत हैं और कितने रिक्त पद हैं, तो जितने रिक्त पद हैं कार्यरत हैं उनको कम करके बचे हुए हैं उन्हीं की रिक्तियां जारी की जाएगी। उसकी गणना करते वक्त सामान्य तौर पे प्रशासनिक विभाग जब रिक्तियों का निर्धारण करते हैं उसमें ये गलती कर जाते हैं कि जो आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी ओपन कैटेगरी के अनारक्षित पद के विरुद्ध चयनित होकर के नियुक्त हुआ है, लेकिन वो किसी आरक्षित श्रेणी को बिलोंग करता है, तो उसको भी आरक्षित श्रेणी का मान लिया जाता है। जबकि नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ने फीस के अलावा अन्य किसी भी एलिजिबिलिटी का पात्रता से संबंधित रिलैक्सेशन का उपयोग नहीं किया है, तो वो ओपन कैटेगरी के पद विरुद्ध ही नियुक्त माना जाएगा और भविष्य में भी सदा ही वो ओपन कैटेगरी का ही माना जाएगा। ये स्पष्ट प्रावधान है इसी चीज को तो ये जो आरक्षण के लिए 1997 की अधिसूचना है उसमें आगे प्रक्रिया भी निर्धारित है। दूसरी एक चीज और, उसी आर.के. सब्बरवाल के जजमेंट के आधार पर और उसने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसकी अक्सर से अनुपालना के लिए क्रियान्विति से संबंधित प्रक्रियाएं इसी अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई। उसमें यह भी तय किया गया कि अब तक जो हम रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करते थे उस रोस्टर रजिस्टर को बदल दिया गया। पहले रोस्टर रजिस्टर 40 पॉइंट का होता था, उसको 100 पॉइंट का किया और इस जजमेंट के बाद इस अधिसूचना द्वारा ये निर्धारित किया गया कि अब रोस्टर रजिस्टर किसी भी सेवा संवर्ग में कुल स्वीकृत पद है उसके अनुसार होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 1000 पद स्वीकृत है तो जो रोस्टर रजिस्टर होगा वो 1000 पद का ही होगा। 1000 बिंदु ही उसमें पॉइंट्स होंगे, जो 1 से 100 करके फिर 1 से 100 इस तरह से वो 1000 का होगा। और उसमें ये देखा जाएगा कि यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी ने किसी भी कारण से पद खाली किया है, पदोन्नति की वजह से, सेवानिवृत्ति की वजह से, या किसी दूसरी जगह जॉब में चला गया, रिजाइन कर दिया, या अनफॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना हो गई, डेथ हो गई, किसी भी कारण से यदि आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी ने पद खाली किया है तो वो पद आरक्षित श्रेणी से ही भरा जाएगा। इसको रिप्लेसमेंट थ्योरी कहा जाता है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहा जाता है। हमारे यहाँ राजस्थान में विशेष तौर पे ये स्थिति देखी गई है कि इस 1997 की अधिसूचना की अनुपालना जुलाई 2021 तक तो नहीं की गई, ये मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। और जुलाई 2021 में हम कुछ लोगों ने मिलकर के कार्मिक विभाग से संपर्क किया और उनको बार बार हमने इस बात के लिए जब अनुरोध किया, उसके पश्चात राजस्थान सरकार ने सभी विभागों में ये जो संवर्ग संख्या आधारित रोस्टर पंजिकाएं हैं उनको निर्धारित करवाया गया। और इन्हीं के अभाव में ये शून्य पद दर्शाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो 2021 में जुलाई 2021 में आरपीएससी के द्वारा राज्य सेवाओं की विज्ञप्ति जारी की थी जी, उसमें आरपीएस की 77 वैकेंसी जारी हुई, विज्ञापित हुई, उसमें ओबीसी के शून्य रखा गया। जब हमने उसका प्रेजेंटेशन दिया कि ये आप कैसे कर सकते हैं, ऐसा होना संभव नहीं है, तो कुछ विभाग के स्तर पर कंफ्यूजन था, उसको हमने दूर किया, कंफ्यूजन दूर हुआ और उसके बाद में 16 वैकेंसी उसमें निर्धारित हुई और उन 16 वैकेंसी के मुताबिक अब एग्ज़ाम हुआ है, चयन भी होगा। तो ये जो शून्य दर्शाया जाता है ये पूर्णतः प्रावधानों की सही समझ के अभाव में होता है, अन्यथा
शून्य रिक्तियां ओबीसी या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी के लिए हो ही नहीं सकती जी, संभव नहीं है ये। सर ने आरक्षण के प्रावधानों को अच्छी तरीके से समझा और कहाँ गलतियाँ हो रही है ये भी आपके बीच में बताया। राजस्थान में ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए, युवा छात्रों के हितों के लिए काम करने के लिए कई सारे युवा साथी काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को अवगत करवा रहे हैं। आज के इस टॉक शो में भी कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, तो हम वो भी उनके भी कुछ सवाल हैं जो सर से करना चाहते हैं वो, और उन सवालों के जवाब भी वो सरकार से हम सब से चाहेंगे। सर, आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि इस समय प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश के सभी युवाओं में बड़ा आक्रोश हो रहा है। उस आक्रोश की वजह 17/4/2018 का नियम संशोधन माना जा रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि 17/4/2018 के नियम संशोधन की वजह से एक्स सर्विसमैन पूरे ही ओबीसी के कैसे सिलेक्शन हो रहे हैं और उसकी वजह से ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया कैसे? देखिए, जो अभी मैंने पहले बताया था कि रोस्टर रजिस्टर कैडर बेस्ड संख्या के आधार पे होना चाहिए, वो तो कार्मिक विभाग ने करीब करीब सभी विभागों से अब मेंटेन करवा लिया है। उसके आधार पर गणना होगी तो उसमें समस्या नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि ये जो 2018 का संशोधन है ये मूलतः कोई सभी आरक्षण के मामले में नहीं है। जो आप जिस 2018 के संशोधन की बात कर रहे हैं ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो राज्य सेवाओं में आरक्षण है, राजस्थान राज्य सेवाओं का मतलब राजस्थान सरकार की कोई भी हो, वो मिनिस्ट्रियल लेवल से लेकर के स्टेट सर्विसेज सभी के लिए है। देखिए, रक्षा सैनिक जो हैं, आप और हम सब जानते हैं कि वो 24 साल की उम्र तक युवा रक्षा सेनाओं में भर्ती होते हैं और वो 40 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले पहले सेवानिवृत्त होके आ जाते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की जो एज है और उसकी जो प्रोडक्टिव एज है उसके बिल्कुल मिड ऑफ द एज होता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति, रक्षा सेनाओं से सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी का सदुपयोग करने के लिए उनको अवसर पुनः दिया जावे और वो देश की सीमाओं पर हमारे लिए रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो उनका पूरा सम्मान भी होना चाहिए और उनके लिए अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए। और इसी उद्देश्य से 12.5% आरक्षण राज्य सरकार ने निर्धारित किया। अन्यथा उनकी संख्या देखी जाए तो पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में 35 लाख से कम रक्षा सैनिक पेंशनर के तौर पे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जी। अभी जो बजट पेश किया गया था उसमें 34 लाख समथिंग बताया गया था केंद्र सरकार ने, तो उसमें यदि राजस्थान का हिस्सा देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन उनका जो आरक्षण है 12.5% वो काफ़ी अच्छा है, तो उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ आपको भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो हमारे देश की रक्षा में अपना 20 साल का जीवन लगा करके आते हैं और रक्षा सेना में काम करना कितना जोखिम भरा होता है, शौर्य वाला होता है, वो आप सभी जानते हैं, आप लोग युवा हो। जो समस्या हुई है वो आपने जिस संशोधन की बात करी है उसी से हुई है। इनके लिए 1988 के नियम बने हुए हैं। 1988 के नियमों के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की विभिन्न नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसका जो नियम 2 उपनियम 3 है उसमें एक संशोधन 17 अप्रैल 2018 की अधिसूचना से राजस्थान सरकार ने किया और उसमें प्रावधान ये कर दिया कि ये जो आरक्षण है ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होने में कोई दिक्कत नहीं है और चयनित अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक अपने संबंधित सामाजिक श्रेणी जो है
उसके लिए आरक्षित पद विरुद्ध समायोजित होगा। इससे पहले इनके लिए अलग से पद निर्धारित होते थे और उन पदों पर ही इनकी नियुक्ति होती थी। उसके बाद हॉरिजेंटल किया, ठीक है, कोई बात नहीं। हॉरिजेंटल दूसरे आरक्षण भी हैं, जैसे महिलाओं का, स्पोर्ट्स पर्सन्स का भी है, जो दिव्यांगजन है उनका भी है। यहाँ समस्या इसलिए आ रही है कि ये एक सर्वविदित तथ्य है कि राजस्थान के लोग, राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है, राजस्थान से रक्षा सेनाओं में बहुत लोग हैं, तो भूतपूर्व सैनिक भी राजस्थान में ज़्यादा होंगे। और साथ में ये भी तथ्य है कि रक्षा सेनाओं में भूतपूर्व सैनिक जो है वो अधिकांशतः ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी, जो हमारी सोशल कैटेगरी है, उनको बिलोंग करने वाले हैं। अब समस्या यहाँ ये आती है कि यदि वो अपनी संबंधित श्रेणी में ही जाएगा तो ओबीसी और एमबीसी में मूलतः समस्या आएगी, क्योंकि जो राजस्थान में जितने सैनिक हैं ऑलमोस्ट 90% इन दो कैटेगरी से है, ओबीसी और एमबीसी से 90%, चाहे सर्विंग सोल्जर है चाहे एक्स सोल्जर है, वो 90% ओबीसी एमबीसी से है। अब एग्जाम्पल यदि अपन लें कि किसी भी सेवा के लिए 100 पदों की रिक्तियां जारी हुई, तो 16% SC, 12 ST, 21 OBC, 10 EWS, 5 MBC, ये आरक्षण होगा। और 12.5% हॉरिजेंटल के हिसाब से भूतपूर्व सैनिकों का हो जाएगा। अब यदि 21% के हिसाब से 21 पद OBC के लिए आरक्षित हुए, तो 10% जो महिलाओं का है, 30% महिलाओं का है, उसके हिसाब से 6 पद तो उनके लिए चले जाएंगे, बच गए 15। जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो दिव्यांग है, उनमें भी चूंकि राजस्थान में ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो उनके लिए 7-8% है, तो आधे तो वो आएंगे ही आएंगे। तो यदि 3 या 4 स्पोर्ट्स पर्सन और दिव्यांग भी ओबीसी से आ गए, तो 10 पद तो सीधे सीधे गए। अब बचे 11 पद। अब 12.5% है और उसका 90% यदि ओबीसी से आएंगे, तो वो 10 भूतपूर्व सैनिक ले जाएंगे। तो जो ओबीसी का युवा बेरोजगार है, उसके लिए एक भी पद उपलब्ध नहीं रहेगा। ये मूल समस्या हो रही है इस संशोधन की वजह से। अभी जैसे आपको एग्जांपल दें कि अभी फॉरेस्टर यानी वनपाल के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग विज्ञप्ति जारी करके एग्जाम कंडक्ट करेगा। ये मुद्दा हमारे सामने आया था। तो जो 99 वैकेंसीज है, उसमें से 20 तो है टीएसपी एरिया की और रिमेनिंग 79 है नॉन टीएसपी यानी बाकी के सामान्य एरिया की। ओबीसी के लिए 0 वैकेंसी है उसमें, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 है। 10। हमने संपर्क किया वन मंत्री जी से भी और साथ साथ में उनके फॉरेस्ट के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सबके साथ हमने मीटिंग की। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि साहब ये भूतपूर्व सैनिक सोशल कैटेगरी इनकी ज़्यादातर राजस्थान में क्या होगी? तो उन्होंने कहा ओबीसी एमबीसी की होगी। ओबीसी एमबीसी की होगी और वो सेलेक्ट होंगे अपने मेरिट के आधार पर अपनी कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक के तौर पे, और ओबीसी की तो 0 है। तो जिस कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, हॉरिजेंटल आधार पर वो अपनी कैटेगरी के पद विरुद्ध चयनित और नियुक्त होगा, तो यहाँ तो ओबीसी वालों के लिए तो 0 है। तो वो मेरिट में आने के बावजूद, चयनित होने के बावजूद नियुक्ति तो आप दे नहीं पाएंगे। जिसके लिए नियुक्ति नहीं दे पाएंगे उनके लिए आप एग्जाम कंडक्ट करके और उनके साथ क्या मजाक करेंगे? उनके लिए क्या करेंगे आप?
सर मेरा नाम योगेश यादव है और मैंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 में आवेदन किया था, जो भर्ती निकली थी करीब 5500 पदों पर थी सर। तो सर उसमें 247 पद थे ओबीसी के लिए, लेकिन सर जब ओबीसी सामान्य पुरुष के लिए। कहाँ पर? जी सर टोटल ये तो जिलावार होती है। हाँ सर टोटल 247। हाँ ठीक है। और मैंने कोटा आवेदन किया था सर, कोटा ग्रामीण से। वहाँ से 33 पद थे पुरुषों के, लेकिन सर जब अंतिम परिणाम आया तो 33 के 33 भूतपूर्व सैनिकों को दे दिए गए। मेरी वहाँ से फर्स्ट रैंक, मतलब ठीक है जनरल कट ऑफ से भी 7 नंबर ज़्यादा और जनरल टॉपर से भी 2 नंबर ज़्यादा होने के बावजूद मेरा चयन नहीं हो पाया सर। सर इसके अगर ये देना इस तरह से 247 के 47 पद देना, एक चीज़ संविधान में ऐसा है कि हम एक विशेष कैटेगरी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक कैटेगरी को शून्य कर सकते हैं। ये जो कुछ हुआ है ये उस विभाग के द्वारा रिक्तियों की गणना करने में और फिर उसका कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन करने में जो उन्होंने त्रुटियां की है, जो गलतियां की है, उसका परिणाम ये हुआ है। नंबर 1। जी सर। नंबर 2 कि क्या ऐसा होना संभव है? देखिए, संभव इसलिए नहीं है कि ओबीसी का आरक्षण जब से लागू हुआ या एमबीसी का आरक्षण जब से लागू हुआ उससे पहले जो नियुक्तियां हुई है और उसमें वो कर्मचारी हैं जो अब ओबीसी या एमबीसी कैटेगरी में शामिल कर लिए गए हैं। बहुतया ये होता है कि संबंधित विभाग को ये गलतफहमी होती है कि ओबीसी कैटेगरी में शामिल जातियों के कर्मचारी ओबीसी में माने जाएंगे और एमबीसी कैटेगरी में शामिल जातियों के कर्मचारी एमबीसी माने जाएंगे, जबकि 1997 से पहले नियुक्त जो हैं वो सारे ओपन कैटेगरी के अनारक्षित माने जाएंगे। तो ये गलतियां संभव है कि पुलिस विभाग ने भी की हो, जिसकी वजह से ओबीसी का आरक्षण जो है वो कम हो पाया। और दूसरा जो कारण है ये 2018 की जो संशोधन है, ये भी एक मोटा कारण हो सकता है कि इसकी वजह से जो ओबीसी कैटेगरी के जो भूतपूर्व सैनिक थे वो ज़्यादा आ गए, हालांकि उनका 12.5% ही है। लेकिन अब मुझे ये नहीं मालूम कि कुल, आपने बताया नहीं कि कुल कितनी वैकेंसीज थी जिसमें ओबीसी के केवल 33 ही थे। सर 5500 वैकेंसी टोटल थी, जिसमें 247 पद ओबीसी के सामान्य पुरुष के थे और कोटा में 33 पद थे ओबीसी सामान्य। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 5500 में से ओबीसी सामान्य श्रेणी के 247 की गणना जो की गई वो 100% गलत थी। 100% गलत थी, मैं दावे के साथ कहता हूं। उसमें यही गलती दोहराई गई कि जो ओबीसी कैटेगरी के कांस्टेबल पहले से कार्यरत थे वो जब नियुक्त हुए उस वक्त क्या वो ओबीसी के आरक्षण पद विरुद्ध नियुक्त हुए क्या? ऐसा नहीं हुआ। अभी 2021 में भी पुलिस कांस्टेबल की 4500 वैकेंसी निकली। जी सर। वैकेंसी निकलते ही हमारे सामने ये मुद्दा आया था कि साहब जयपुर कमिश्नरेट और जोधपुर कमिश्नरेट के द्वारा ओबीसी के शून्य पद रखे गए हैं। 2 दिन बाद ही हम महानिदेशक पुलिस जयपुर से मिले, उनको अपनी बात बताई और उनको ये कहा कि ये गणना गलत है, ये सही नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने जो कंसर्न अधिकारी थे, मैडम विनीता ठाकुर, एडिशनल डीजी पुलिस, जो रिक्रूटमेंट के काम को देख रही थी, उनको बुलाया, उनको हमने बात बताई। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि हाँ ये गणना में गलती हुई है और 1 सप्ताह के पीरियड में उन्होंने दोबारा गणना करके और जोधपुर और जयपुर कमिश्नरेट दोनों की विज्ञप्ति में संशोधन करके और ओबीसी के पदों को उसमें शामिल कर लिया गया। दुर्भाग्य से 2019 वाले टाइम में न तो ये चीज़ कभी हमारे सामने आई और न इसको किसी ने हाईलाइट किया, किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया। लेकिन जो वो 247, मात्र 247, उसमें 30% महिलाओं का और जोड़ लें
नहीं, सिर्फ ओबीसी। मैं वही कह रहा हूँ कि 30% महिलाओं का और जोड़ लें तो 350 ये होंगे, लेकिन 5500 में से तो 350 नहीं हो सकते ना। 21% तो 1000 से ज्यादा होगा। जी सर, ठीक है ना। तो यदि वो 1000 से ज्यादा पद निर्धारित होते तो 33 के 33 भूतपूर्व सैनिक सेलेक्ट होने के बावजूद भी तुम्हें निराश नहीं होना पड़ता, तुम्हें चयन से वंचित नहीं होना पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे अभी 1 लाख भर्ती प्रक्रियाधीन है और कुछ के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ के आने वाले हैं, और अभी जैसे हाल ही में पटवार का रिजल्ट आया है और ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट आया है, सेम चीज़ दोहराई जा रही है। और अभी हमें ये डर है, जैसे अभी हमारा सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू होने वाला है, आरएस का रिजल्ट आने वाला है, तो सर इस चीज़ का समस्या का समाधान क्या है, हम ये जानते। ठीक, देखिए ग्राम विकास अधिकारी वाले के बारे में मैंने अभी कुछ देखा नहीं है। दूसरा जो ये 2018 के संशोधन वाला है, तो उसके लिए मैंने कहीं दूसरी जगह भी बातचीत हुई तो उनको भी ये बताया कि इसका समाधान ये हो सकता है, और आपको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों का 12.5% आरक्षण रखा जाए, लेकिन वो आरक्षण जिस तरह से महिलाओं का 30% आरक्षण है उसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों का भी विद इन कैटेगरी के लिए 12.5% आरक्षण हो। ठीक है ना। 12.5% जितना, जैसे मान लो अपन 100 ही वैकेंसी मान के चले तो जो ओपन कैटेगरी के अनारक्षित 36 है उसमें से भी 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए हो, ओबीसी के लिए जो है उसमें से भी हो, SC ST के लिए, EWS के लिए, सभी कैटेगरी में 12.5% आरक्षण हो तो भूतपूर्व सैनिकों को भी अवसर पूरा मिलता रहेगा। और जो दूसरी सोशल कैटेगरी के हिसाब से उन जो युवा बेरोजगार हैं उन उम्मीदवारों को भी पूरा अवसर मिलता रहेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर कैटेगरीज रिजर्वेशन। लेकिन इसकी वजह से परेशानियां बहुत हो रही है, तो ये जो संशोधन किया गया है इसको निरस्त करने की आवश्यकता है। और निरस्त करके, मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी पद्धति को लागू किया जाए, निरस्त करके संशोधित करके केवल इतना कर दिया जाए कि भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण, इनके आरक्षण के पद जो है वो संबंधित श्रेणी में श्रेणीवार समायोजित किए जाएंगे। ठीक है। जिस तरह से महिलाओं का है, महिलाओं के लिए पद उस श्रेणी में जितने हैं 30% होते हैं, उसी तरह से जो जिस कैटेगरी के लिए वर्टिकल आधार पर जो पद आरक्षित है उनमें से 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित रहे। तो 100 में से टोटल 12.5 हो जाएंगे और वो अपने अपने कैटेगरी के लिए जितने निर्धारित है उसमें से 12.5% हो जाएंगे। बैकलॉग के आधार पर यदि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के पद ज़्यादा होंगे, वो चाहे SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के हों, तो उसमें 12.5% के मुताबिक उतना एक्स्ट्रा पद भूतपूर्व सैनिकों के हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के उनका 100 में से 12.5% सुनिश्चित हो जाएगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे वैकेंसी का वर्गीकरण आता है, जैसे 100 पदों की रिक्तियों का वर्गीकरण आया, तो एक सर्विसमैन की पोस्ट होती है, उनमें एक सर्विसमैन मैन होते हैं, इट मीन्स डजेंट इंक्लूड वुमेन, तो उनको 100 पदों की जो विज्ञप्ति है उसमें 12.5% के हिसाब से 100 पदों में से पद दिए जाते हैं, जबकि उनको महिलाओं का जो 30 या 33% रिजर्वेशन है उनका वर्गीकरण निकालने के बाद जो 70 या 67% बचता है उनमें से उनको 12.5% मिलना चाहिए। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। देखिए, थ्योरेटिकली तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन ये एक नीतिगत मुद्दा है कि क्या भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में भी महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रखा जाए क्या? अभी तो रक्षा सेनाओं में ही महिलाओं के लिए एंट्री ही बाधित थी, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अब वहाँ जो सक्रिय सेनाएं हैं उनमें भी महिलाओं को शामिल करना प्रारंभ किया गया है। तो ये एक नीतिगत मुद्दा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
एक सर जैसे अंतिम सवाल है कि अभी प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उनमें एक्स सर्विसमैन के जो पोस्टें आ रही हैं और राजस्थान में एक्स सर्विसमैन ओबीसी का शायद ही बैकलॉग रहा हो, जिसे अपन बैकलॉग कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में एक्स सर्विसमैन 90% ओबीसी है, तो ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी कि उस भर्ती में ओबीसी के एक्स सर्विसमैन के पद खाली रहे होंगे। तो ये अचानक से ओबीसी में ही एक्स सर्विसमैन के पद इतने कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, ये थोड़ा सा आपके शायद जो वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज समझने का फ़र्क है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में पद नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है। वो तो कुल पदों के 12.5% ही दिखाए जाते हैं। तो क्या ये ओबीसी के लिए होंगे या SC ST के लिए होंगे, MBC के लिए होंगे, EWS के लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बैकलॉग जो है वो भूतपूर्व सैनिकों का हो सकता है, ओबीसी के भूतपूर्व सैनिकों का नहीं हो सकता। जी। ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हाँ, उसका जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है, इम्पैक्ट होता है जी, आप उसको समझ पा रहे हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका, और उसके लिए समाधान यही है कि भूतपूर्व सैनिकों का जो 12.5% आरक्षण है वो श्रेणीवार, जिस तरह से महिलाओं का 30% है उसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों का भी श्रेणीवार 12.5%। यानी सर जो मेरा क्वेश्चन था उसका सीधा सा आपके शब्दों में उसका आंसर ये हो रहा है कि राज्य सरकार के जो नियमों में 17/4/2018 को जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन में वापस पुनः संशोधन करके जो सैनिकों का, एक्स सर्विसमैन का जो अपनी अपनी कैटेगरी में जो 12.5% है उसको लिमिट में किया जाए, यानी इस बड़ी कैटेगरी वाइज सीटें फिक्स की जाए भूतपूर्व सैनिकों की। मैं जहाँ तक समझता हूँ आप जो कह रहे हैं उसको बहुत सामान्य भाषा में एक सेंटेंस में ये कहा जा सकता है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण जिस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण है उसी के समान भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण। थैंक यू सर।